दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ज़मीन के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। दोस्तों ज़मीन के प्रति नज़रिया डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उम्र के किस दहलीज पर हैं, क्या कोई ऐतिहासिक घटना का कभी हिस्सा रहे हैं आप या आपके पूर्वज इत्यादि। दोस्तों 1947 का बंटवारा या उसके दंश झेले लोग, जो विस्थापित हुए लोग, जो उन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस किए, कहीं ना कहीं अपनों को भी बहुत खोया होगा। उनमें से भी जो लोग कारोबारी रहे होंगे, उन कहीं जल्दी चीज़ें भाप रहे होंगे, चले आए होंगे कम क्षति के साथ। तो वहीं एकाएक जब रेड क्लिफ लाइन खिंच गई और हम गलत जगह पे जब वो महसूस हुए जब फैसला लेना पड़ गया होगा, और जो एग्रीगेरियन पृष्ठभूमि से थे, जिनके साथ उनकी रोजी रोटी ही नहीं, ज़्यादातर वक्त भी वहीं खपाते थे अपने जानवरों के साथ, अपने अगल बगल के लोगों के साथ। तो जब उन्होंने जो विस्थापन झेला होगा तो उनके नज़रिए में भी तो कितना बड़ा फ़र्क आ चुका होगा ज़मीन के संबंध में, ज़मीन से आसमान तक का टेक्टोनिक शिफ्ट। हाँ दोस्तों, जिस ज़मीन को ही सब कुछ वो मान रहे होंगे, और जब आज़ादी के बाद किसी तरह बच बचा के किसी तरह वो अपने मुल्क में आए होंगे, आज के मुल्क में, तो जिस हार्डशिप से रहे होंगे तो कितनों ने शायद फिर से हिम्मत नहीं करी होगी फिर से ज़मीन पे उतना इन्वेस्टमेंट करने की और ज़मीन से दिल लगाने की। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी जो आज भी जो वहाँ से आए और जो किसी न किसी ऐतिहासिक घटना का, मान लीजिए कि पार्टीशन ही छोड़ दीजिए, और भी दूसरी तरह की घटनाएं, पोलराइजिंग इत्यादि दुनिया भर की चीज़ें होती रहती है देश समाज से, जब उसका दंश झेल कर तो कहीं ना कहीं वो किराए के मकानों में ज़्यादा रहना पसंद करते होंगे, परमानेंट ज़मीन या मकान लेके। तो दूसरी ओर उस परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में भी जो लोग अपनी अपनी ज़मीनों पे जहाँ रह गए, जुड़े रह गए, तो उनसे ज़्यादा ज़मीन की कीमत कोई जानेगा। भले ही वो ज़मीन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू न दे रही हो, भले ही वो ज़मीन कुछ बहुत ही मतलब स्ट्रेटजिक एरिया में हो, बॉर्डर के करीब हो, या भले ही वो ज़मीन एक टफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो, मान लीजिए राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बीकानेर, जोधपुर इत्यादि के रेगिस्तानों में। हाँ, सुनील शेट्टी जी की वो बॉर्डर फिल्म मुझे याद आ जाती है, जहाँ वो तो दत्ता साहब की थी, लेकिन जो सुनील शेट्टी साहब थे, जो सूबेदार के कैप्टन जो भी थे, जब वो रेत में लेटे होते हैं और उनकी ड्यूटी का फरमान आ जाया करता है बॉर्डर के लिए, तो वो बोलते हैं ज़मीन तो माँ होती है, कैसी भी हो ना। तो ये उनसे ज़्यादा लगाव, उन रेगिस्तानों से प्यार, तो शायद जिनके पास बहुत उपजाऊ ज़मीनें हैं पूर्वी भारत इत्यादि में, उनसे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही कहीं ना कहीं हो सकता है। उनसे रिलेटेड भेड़ बकरियाँ, ज़्यादा समय जीवन एक्चुअली में भले ही इनकम कम हो, लेकिन वास्तव में दिनचर्या वहीं कट जाया करती है, और कहानियाँ और लोकगीत संगीत भी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाया करते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में जहाँ, या गुजरात में जहाँ समुद्र एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, जहाँ का जागे हुए लोग अपने अगल बगल की ही ज़मीन या उससे ही कोई भी नहीं देखते हैं, वो समुद्र पार की ज़मीनों पे भी देखा करते हैं, ज़्यादा चलायमान होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं दूसरी फील्ड्स में, तो वहाँ पर नज़रिया कुछ अलग भी हो जाया करता है। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने प्रिय जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके तरफ, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, जो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से थे, और उनकी इनिशियल जो प्रैक्टिस हुई और जो जज बने वो महाराष्ट्र में ही थे। तो जाहिर सी बात है, ज़मीन से रिलेटेड मुकदमों में उन्हें वो गंभीरता, वो क्लोजनेस और वो पैशन नहीं दिखा होगा, या कम दिखा होगा, कि जब वो उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, माननीय चीफ जस्टिस के पद में थे, जो उस दौरान जो उन्होंने केसेस देखी होगी, वहाँ की भाषा में लिखी हुई ताल तलैया का वो जिक्र कर रहे थे, फ़र्क का जिक्र कर रहे थे,
और एग्रीकल्चर लैंड में हुए विवाद इत्यादि और भी ज़मीन से रिलेटेड विवाद, कहीं ना कहीं उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी और बड़े से बड़े वकील अपने आप को कहने वाले इंग्लिश भाषा में शायद चीज़ें ना स्पष्ट रूप से कायदे से कह पाए, तो हिंदी में दलीलें उनके समक्ष दिया करते होंगे, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे। दरअसल ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन और ख़ासकर ज़मीन अगर कुछ रेवेन्यू भी दे रही है और उसमें जीवन भले ही डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट ही कहीं ना हो, तो वहाँ और छोटा या बड़ा किसान सभी तरह का हो, ऐसा ना ही हो कि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगी, बहुतों के पास बहुत ज़मीन है बाकी के पास कुछ है नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे छोटे किसान भी हैं, कुछ ना कुछ ज़मीनों के साथ नहीं भी हैं, तो अधिया पे भी बहुत लोग काम ज़मीन से ही जुड़े होते हैं। तो वहीं बिहार में ऐसी कंडीशन शायद इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह नहीं होगी, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें बहुतों के पास होंगी, तो बहुत जिन्हें दूसरों के पास स्थितियाँ शायद इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड उत्तर प्रदेश की तरह शायद ही कम हो। तो ज़मीन का ये नज़रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए वो कथन याद आता है चीफ जस्टिस साहब को, जो हाल में भी उन्होंने दीक्षांत समारोह में दिया कि उत्तर प्रदेश में जब मैं आया तो यहाँ पता लगा कि लोगों की ज़मीन उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यही ज़मीन के ही इशू में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू में ही जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक बेंच के समक्ष 9 जजेस की बेंच के समक्ष प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जिरा चल रही थी, तो जो ओपनिंग जो प्रॉपर्टी के विषय में जो ओपनिंग जो लीडिंग लॉयर थे, जब उन्होंने अपनी चीज़ें हाँ याद आया, काफ़ी सीरियर हो चुके और उन्होंने साथ पीठ में भी उन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ था कमर पे, जी हाँ देवराजन साहब, तो वो बोल रहे थे दलीलों में कुछ ऐसा बोला कि दिल को छू गए कि किस तरह के मेरे राइट्स बचते हैं जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज या बेच या रेंट इत्यादि नहीं दे, मेंटेन नहीं करा सकता, मेंटेन इत्यादि। उसी पहलू को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ और थोड़ा क्लोजली छूने की कोशिश करते हैं। दरअसल हम जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट जो है, जिस जीने के वे ऑफ तरीके लाइफ की बात करते हैं, जिस डिग्निटी की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप अंतर आदमियों में भी देख सकते हैं, व्यवहार में भी देख सकते हैं। एक बिना ज़मीन का आदमी वो किस तरह से एक्सप्रेस करता होगा चीज़ों को, और एक ज़मीन जिसके पास है और पुरखों की है, बहुत दिनों से है और उससे जुड़ा हुआ है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से सही लेकिन कुछ रेवेन्यू भी सही, और वो विस्थापन के डर पे आ गया हो या विस्थापन के कगार पे या माइग्रेशन के कगार पे, परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कैटलेसेस भी हो सकते हैं, या स्वयं विकास कार्य भी हो सकता है। कॉर्पोरेट दूसरी तरह से चीज़ें देखता है, उसके दायरों में भी चीज़ें हो सकती हैं, वो विकास भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, लेकिन आप एक्सप्रेशंस में फ़र्क पा सकते हैं। जी हाँ, बिना ज़मीन के आदमी में और जिसके पास ज़मीन है उसके आदमी में, जिसके पास खूब ज़मीन है उसका एक्सप्रेशन दूसरा होगा, जिसके पास थोड़ी और विस्थापन वो डर में रह रहा है तो उसका एक्सप्रेशंस भी किस तरह चेंजेस हो सकते हैं। दरअसल जितने भी फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो आज की परिस्थितियों में जब जिस तरह से परिस्थितियाँ हैं, जब सब कुछ बढ़ रहा है, टेक्निक भी बढ़ रही है, टेक्निक की क्षमता भी बदल जा रही है, एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल करने में, बदलने में, सरहदें तक चेंज करने में भी तक यहाँ पहुँच चुकी है टेक्निक, तो वहाँ पर और इस तरह से टेक्निक इतनी अहम हो गई है, इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई है कि मैन पर्यावरण के रिलेशन में मैन को ही कहीं ना कहीं वो गायब करती चली जा रही हैं। उनको ही कह रहे तुम बस लो, खाओ पियो, अनाज इत्यादि खाओ, जाब इत्यादि ज़्यादा न सोचो, और बाकी जो टेक्निक के सारे जो विकास हो रहा है उसको चलने हैं। तो इन परिस्थितियों में हमको इन ज़मीन अहम हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी ज़िंदगी, हमारी डिग्निटी थोड़ी कम जो भी जैसे भी है वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाती है। कहीं ना कहीं जो नज़रिया जब एक ही पल में, जैसा लखनऊ में देखा, जब नज़रिया चेंज हो जाता है एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनीज़ में, रातों रात अवैध से वैध में एक चीज़ें बदल जाती हैं, और जो रह गए उन पे क्या बीत जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी जो है वो डिसाइड करती है कि नदी कितनी होगी, नाले कितने होंगे, स्वयं कितनी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी,
ये बहुत हद तक, और उन टेक्नोलॉजीज़ पे कौन मालिक है, उन टेक्नोलॉजीज़ पर किसका कंट्रोल है, वो चीज़ें भी सामने स्पष्ट तौर पर दिखती हैं। तो इन संदर्भों में इन चीज़ों को देखना चाहिए। वही ज़मीन का ही जुड़ा, ज़मीन में ही बहुत कुछ होता है। ज़मीन तो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं, ज़मीन के अंदर मिनरल्स भी हो सकते हैं, माइनर मेजर दोनों भी। वो मेजर मिनरल्स जो कहीं न कहीं राज्य की सीमा में होकर भी उस पर अधिकार देश का हो सकता है, ताकि कम्युनिटी का रिसोर्स हो सकता है, और ताकि सब लोग उस पे पूरी देश की प्रगति के लिए वो कार्य करें। लेकिन उसको उस मिनरल्स पे बहाने जब बड़े बड़े लोग जाते हैं, पूंजी लगाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो पता लगा जिस ज़मीन पे वो मिनरल हैं वहाँ के पर्यावरण इत्यादि, जंगल इत्यादि सब जगह राख ही राख है, कोयला ही कोयला है, लोगों के घर भी काले हो जाते हैं, और वही एरिया ही सबसे पिछड़ा रह जाता है। बाकी उन मिनरल के सारे देश का विकास करने वाले उनमें इन्वॉल्व एक जो दूसरे जगह से आ रहे होते हो, कहीं और ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ टिप्पणी जी हाँ मिनरल के विषय में शायद 13 जजों की जो संवैधानिक बेंच थी, जी हाँ, जस्टिस नागरत्ना जी ने कर दी कि जहाँ पे खजाना है, जहाँ पे मिनरल है, वो राज्य कहीं ना कहीं आज भी बहुत सबसे ज़्यादा वही गरीब, वही पिछड़े रह जाते हैं। कुछ इस तरह की टिप्पणी भी हुई जब द्विवेदी साहब ने स्टेट का पक्ष रखने की कोशिश की मिनरल्स के संबंध में। तो दोस्तों, ज़मीन पे नज़रिया डिपेंड, मैंने बोला ना, बहुत चीज़ों पे करता है। जब शुरुआती दिनों में टेक्निक इतनी हम पे हावी नहीं थी, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ज़मीन पर जो अपनी कल्पनाओं में जो नक्शा था उसको ज़मीन पर अगर किसी ने उतारा तो वो और कोई नहीं, और सबसे बड़े रूप में सर्वशक्तिमान, जी हाँ, प्रकृति ने ही उतारा था। वो प्रकृति ही थी जिसने पहाड़ों से, अपने नदी से, झील, तलैया, ताल तलैया, और क्या बोलते हैं, दलदल, रेगिस्तान, समुद्र इत्यादि से जो रचना की, कहीं ना कहीं लोगों को एक अपना अलग कल्चर, डिस्टिंक्ट वॉइसेस, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आधार, जिस पे बाद में राज्य भी बने, फिजिकल बाउंड्रीज भी प्रदान की, जिस पे कहीं ना कहीं देश भी जन्मे, जिनमें आज भी हमारे पास क्षमता नहीं है। बहुत बार हथियारों की होड़ पे, पावर से इत्यादि पे कुछ अस्थायी अस्थायी एक दूसरे के लोग ज़मीनों पे कर लिया करते हैं, देश आपस में बाउंड्री चीर कर, लेकिन अल्टीमेटली जो लिमिट नेचर तय करती है वो लॉन्ग टर्म में रह नहीं पाता, सस्टेनेबल नहीं होता। 1,00,000 प्रयासों के बावजूद भी देशों की सीमा, सरहदों की सीमा कहीं ना कहीं आज भी जो है वो उतने बड़े नक्शे को बदलने की क्षमता हमारे पास नहीं है। हाँ, छोटे छोटे नक्शों को, घरों द्वारों इत्यादि को बदलने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं अब सब कुछ स्क्वायर में दिखता है, सब कुछ सर्किल में प्लॉट्स दिखते हैं, लेकिन वो क्षमता कि हम धरती की कारीगरी को, उनके ज़मीनी मानचित्रों को सरहद लेवल में बदल जाए, तो अगर ऐसा स्थिति भी आ जाए, अगर आए तो हो नहीं पाएगी। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो स्वयं देशों के नक्शे जो रहेंगे ना, वो रेक्टेंगुलर हो जाएंगे, सर्कुलर हो जाएंगे, नहीं कहीं सड़क जो है उसके बगल पटरियाँ कम चौड़ी, कहीं घाट के करीब ज़्यादा गौरी, तो आगे नदी कैसे बन गई, वो सब चीज़ें भी हट जाएंगी। टेक्नोलॉजी निश्चित ही आज तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है, और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस में मैन की कैपेबिलिटी ही नहीं, मैन को ही अलग, मतलब उस मैन एनवायरनमेंट रिलेशन में अलग करती जा रही है। अरे दोस्तों, इस हद तक करती गई कि जो माइक्रोसॉफ्ट का एपिसोड जो हुआ, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कतें आ गई, अपडेट्स इत्यादि कारण ग्लिचेस आ गए सर्वर में उसके, तो देख सकते हैं कितनी उड़ानें थी, खासकर बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है अपने कार्यों के लिए, तो पूरी चीज़ें रुकी, क्योंकि बैकअप में मैन पावर और मैन रिलेटेड चीज़ें करने की क्षमता ही नहीं। वही इंडिया कम इफेक्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम मैन पे डिपेंडेंस हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से हमारे काम, कलाकार इत्यादि से लेकर बहुत ही टेक्निकल काम, सेंचुरी इत्यादि तक भी बहुत सारे काम में वो कर सकते हैं, और मैंस की रिक्वायरमेंट इत्यादि, रोड बनाने इत्यादि से लेकर जीवन के हर फील्ड में बहुत सी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन तक कहीं ना कहीं मैन को रिप्लेस कर
सकती हैं। और इस तरह के ग्लिचेस में जब चीज़ें हो जाएंगी तो 20 मंजिलों पर जब आप रह रहे होंगे तो पानी कौन पहुँचाएगा? आदमी ही पहुँचाएगा। पर आदमी को तो आपने नदारद ही कर दिया, उसको तो सिस्टम से बाहर ही कर दिया। उससे तो आपने उसको तो असमानता के दूसरे छोर पे एकदम रह दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई। वो तो महंगाई बेरोज़गारी से कहीं कट गया। तो पानी कौन पहुंचाएगा? आप और आप सोफिस्टिकेटेड लाइफ से नीचे से ऊपर कहाँ ऊपर पहुंचा पाएंगे? पाइप्ड वाटर नहीं आएगा तो ग्राउंड वाटर में पानी है कि नहीं? कंक्रीट का जाल बिछाया है तो मोटर भी काम ना करे इत्यादि। तो टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड लाइफ और सब इससे जो हमारा ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन है, ह्यूमन के साथ कनेक्ट है और सामूहिक रूप से जो हम काम करते हैं और उससे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमें उसके विषय में भी सोचना है। बहुत जगह टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ों को बहुत कम वेल्थ का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा मुनाफे पे उसके प्रयोग से बड़े बड़े लोगों को और बड़ा रईस बना सकती है, बड़े बड़े कार्य कर सकती है। लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं जो हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर कर वही काम, जी हाँ, उस तरीके से कर सकते हैं जहाँ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो, आर्थिक असमानता घटे, बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो। और जी हाँ, जब चीज़ें इस तरह से रहेंगी तो जो मनोबल रहेगा, लोग प्रोडक्टिव रहेंगे तो महंगाई भी कम होगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैन एनवायरनमेंट रिलेशन में इस हद तक मानव की ही ज़मीन को ही पूरी तरह से न उखाड़ के दे, इस विषय में सोचता है। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़मीन की ओर। दोस्तों, जो नया एनडीए है ना, उस नए एनडीए हमारे मोदी जी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं। कमज़ोर वो अपने निर्णयों में, वो डायरेक्ट, वो तेजपन इत्यादि नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस और उसमें तरफ भी कहीं ना कहीं कुछ उस तरफ भी लिया तो नहीं, लेकिन हो सकते हैं। कभी कभी आदमी जब मन थोड़ा सा वो होता है, 240 के करीब 272 उनको चाहिए। अरे सीधा सीधा इतने दिनों तक नीतीश जी ने बिहार में बीजेपी के साथ दिया, बिहार में बीजेपी को कई जगह उनको स्थापित करने में बीजेपी को कौन जाता था? ये नीतीश जी की देन है। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा वहाँ लालू जी ही रहे, कांग्रेस ही रहे, कम्युनिस्ट ही रहे। तो नीतीश जी बीजेपी को काफ़ी प्रमोट भी वहाँ किए। इसी तरह से जब कभी एनडीए में दिक्कतें आई तो पासवान जी और दूसरी तरफ से ये क्या बोलते हैं, नायडू जी इत्यादि जो सब लोग रहे, एक तो इस बेचैनी से बीजेपी को बाहर भी एनडीए को निकाला जा सकता है। क्यों बिना मतलब के, एक तरह से ऐसे फैसले हो जा रहे हैं कि वो संविधान सम्मत कम दिखें, कम वो अचरज में पैदा कर दे, बौखलाहट सो करे। अरे स्वयं नीतीश जी को, पासवान जी को और स्वयं नायडू साहब को अगर वास्तव में एनडीए और बीजेपी जिस हिसाब से दोनों टर्म में मजबूती से आगे बढ़ी है, तेज़ी से अपना एजेंडा लगाई है, पूरे कॉन्फिडेंस में तीसरे टर्म में चले, तो अपनी अपनी पार्टियों को बिना असहमति का नाटक करने से बेटर है कि वो अपनी वो जो इतने दिनों से कहीं ना कहीं जो सहमति अंदरूनी भी छुड़ी रही और बाहरी भी हमेशा रही, तो पूरी सहमति दिखाएं। कहीं ना कहीं नीतीश जी को खासकर इस स्टेज में जब उम्र भी हो रही है, पासवान जी हैं, जब बड़ी पार्टी भी उनको मिल जाएगी, सीट्स भी मिल जाएगी, मंत्री भी बन जाएंगे, नायडू साहब को जो रिसोर्सेज है केंद्र से ही मिलेंगे, क्यों नहीं ये सारी पार्टियां जो है बीजेपी में सम्मिलित हो जाती हैं। वो बिना असहमति जताने से बेटर है मोदी जी को फिर से 272 की वो शक्ति बीजेपी को दे दे और वो मजबूत रास्ते पे जो चलते हैं उसी तरह चलें, और बिना इस तरह की असहमति दर्ज करने से कोई मतलब है नहीं। अंत में कुछ लाइनें हमारी भी सुन लीजिए। रोटी को तो बस भूख ही जाने, कौन पोए कौन है खाए, पहली बेमतलब ये भूख कभी ना बुझाए, चूल्हा किसकी जमी पर है कौन, ये तो भूख ना समझाए। संज्ञान ले, जरूर संज्ञान ले। जी हाँ, सत्य हिंदी में वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी को सुनिए, प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को बहुत दिनों बाद सुना, आनंद वर्धन सिंह साहब के साथ, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को मैं बहुत ही करीब से सुनता हूँ, रवीश कुमार जी की व्यंग्यात्मक जो थॉट्स के
साथ, तो इन पे भी मेरी नज़र रहती है। और अगर इस समय कोई बहुत ही बहादुरी से पत्रकारिता कर रहा है, वो है संकेत उपाध्याय और रेड माइक की टीम। जी हाँ, सौरभ शुक्ल जी की टीम, जो हर ज्वलंत मुद्दों पर एकदम बेबाकी से वो रेड माइक रियल टाइम पर निकालता, और टीवी वाली तो कर ही रहा है। जनादेश चर्चा मेरा फेवरेट है, और उसमें निसंदेह आपको बिलाल साहब को, अरुण त्रिपाठी साहब को, अनिल सिन्हा साहब को, डॉक्टर सुनील साहब को, और जी हाँ वरिष्ठ IPS विभूति नारायण सिंह साहब को जरूर सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।